हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। आज हम आप लोग को टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आपको प्रोनाउन के बारे में और नंबर ऑफ प्रोनाउन के बारे में बता चुके हैं। तो यहाँ लिखा तो नहीं है, लेकिन आप याद रखेंगे कि जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होता है या काइंड्स ऑफ प्रोनाउन होता है वो 6 होता है। देयर आर 6 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन और देयर आर 6 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। इसमें पहला प्रोनाउन होता है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसको व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहा जाता है। आइए देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है। तो वह प्रोनाउन जो पुरुषों अर्थात स्त्री या पुरुष तथा अन्य संज्ञा के बदले प्रयुक्त होते हैं उसको पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है ना, जो पुरुषों अर्थात स्त्री के भी और पुरुष के भी तथा अन्य संज्ञा शब्द के बदले प्रयुक्त होंगे वे क्या कहलाएंगे? पर्सनल प्रोनाउन कहलाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ईटीसी। ये सभी जो होते हैं क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ नोट में कुछ चीज़ें बताई गई हैं, आप देख लीजिए। आई एंड वी आर द पर्सनल प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन, यानी कि आई और वी जो होता है वो क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन होता है। ठीक है ना, सॉरी, पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन होता है, जिसको क्या कहा जाता है? बात करने वाला, यानी कि जो बात करने वाला होता है ना उसको क्या कहा जाता है? पर्सनल प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन। फिर दूसरा दिया है यू। यू इज यूज्ड बोथ इन द सिंगुलर एंड प्लुरल। तो जो यू होता है ना उसका प्रयोग दोनों में होता है, सिंगुलर में भी होता है प्लुरल में भी होता है। तीसरा कह रहा है यू इज़ द पर्सनल प्रोनाउन ऑफ सेकेंड पर्सन, और जो यू होता है ना उसको पर्सनल प्रोनाउन का सेकेंड पर्सन कहा जाता है, यानी कि बात को सुनने वाला। यानी कि कहने वाला तो क्या है? फर्स्ट पर्सन है, और सुनने वाला क्या है? सेकेंड पर्सन है। जब हम किसी के सामने कुछ कहेंगे तभी तो कोई सुनेगा, तो जो सुनने वाला होता है ना वो सेकेंड पर्सन होता है। अब हम आते हैं तीसरे नंबर पे। यहाँ पे कह रहा है ही, सी, इट एंड दे आर द पर्सनल प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन। तो जो ही, सी, इट और दे होता है ना वो पर्सनल प्रोनाउन का थर्ड पर्सन होता है, यानी कि जिसके बारे में बात की जाती है, यानी कि बात करने वाला और बात सुनने वाला। जिस तीसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं उसको क्या कहा जाता है? पर्सनल प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन। ठीक है ना, जिसमें ही, सी, इट एंड दे आता है। ये चारों जो है पर्सनल प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन होते हैं। अब नीचे कुछ जो है पर्सन दिया है, सब्जेक्टिव केस उनका दिया है, ऑब्जेक्टिव केस दिया है, पोसेसिव एडजेक्टिव दिया है, पोसेसिव प्रोनाउन दिया है और सेल्फ प्रोनाउन दिया है। आप यह देख लीजिए किसका क्या बनेगा। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट पर्सन में। फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्टिव केस होता है आई होता है, और आई का ऑब्जेक्टिव केस जो होता है मी होता है। और आई का जो पोसेसिव एडजेक्टिव होता है उसको माई लिखा जाता है, और आई का जो पोसेसिव प्रोनाउन होता है उसको माइन लिखा जाता है। और आई का सेल्फ प्रोनाउन भी होता है जिसको माई सेल्फ लिखा जाता है। फर्स्ट पर्सन में ही आपको सब्जेक्टिव केस में वी देखने को मिलेगा, जिसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस होता है। पोसेसिव एडजेक्टिव आवर होता है। पोसेसिव प्रोनाउन आवर्स होता है। और सेल्फ प्रोनाउन जो होता है आवर सेल्फ होता है। यहाँ सेल्फ है और यहाँ सेल्फ है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब सेकेंड पर्सन में पहले ही बताए हैं यू आता है सब्जेक्टिव केस में, और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही आता है। और यू का जो पोसेसिव एडजेक्टिव होता है योर होता है, और यू का जो पोसेसिव प्रोनाउन होता है योर्स होता है, और जो सेल्फ प्रोनाउन होता है योर सेल्फ होता है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में ही जो होता है सब्जेक्टिव केस में होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस जो होता है हिम होता है, और जो पोसेसिव एडजेक्टिव होता है हिज होता है, और जो पोसेसिव प्रोनाउन होता है उसको भी हिज कहा जाता है, और जो सेल्फ प्रोनाउन होता है उसको हिम सेल्फ कहा जाता है। थर्ड पर्सन में भी आपको सी देखने को मिलेगा। सी जो होता है सब्जेक्टिव केस में होता है। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, और पोसेसिव एडजेक्टिव जो होता है इसका हर ही होता है। लेकिन सी का जो पोसेसिव प्रोनाउन होता है हर्ष होता है, इसमें यस जुड़ जाता है। और सेल्फ प्रोनाउन की बात करें तो सी का सेल्फ प्रोनाउन क्या होता है? हर सेल्फ होता है। ठीक है ना, थर्ड पर्सन में ही इट आता है। तो इट जो है सब्जेक्टिव केस में होता है। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है, और पोसेसिव एडजेक्टिव जो होता है इट्स होता है। इसमें इट के बाद अपस्ट्रॉफी यस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जो इट होता है इट का पोसेसिव प्रोनाउन होता नहीं है, लेकिन सेल्फ प्रोनाउन होता है, इट सेल्फ होता है। ठीक है, तो थर्ड पर्सन में ही आपको दे देखने को मिलेगा। दे जो है सब्जेक्टिव केस में होता है। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, और पोसेसिव एडजेक्टिव दे का देयर होता है, और पोसेसिव प्रोनाउन जो होता है ना वह देयस होता है, और सेल्फ प्रोनाउन जो होता है देम सेल्फ होता है। ठीक है ना, थर्ड पर्सन में ही आपको वन देखने को मिलेगा। सब्जेक्टिव केस में वन का ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वन ही होता है। पोसेसिव एडजेक्टिव जो होता है वंस ही होता है,
और पोसेसिव प्रोनाउन वन का होता नहीं है। और सेल्फ प्रोनाउन की बात करें तो वन का सेल्फ प्रोनाउन वन सेल्फ होता है। फिर नीचे दिया है नोट में आइए देखते हैं क्या दिया है। इट पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। इट जो है पर्सनल प्रोनाउन है जो निर्जीव यानी लाइफलेस थिंग्स के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि दुनिया में जितनी भी लाइफलेस थिंग्स हैं उनके लिए इट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एग्जांपल दिया, इट इज़ सेयर टू फाइंड फॉल्ट, यह कहने में मिस्टेक हुई, ठीक है ना। और दूसरा दिया, इट इज़ समर, गर्मी है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। इसमें आप एक और नोट देख लीजिए, लिखा है यदि किसी पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग किसी वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद किया गया हो तो वह हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। जैसे कोई भी पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, उसका प्रयोग मान लीजिए यह प्रीपोजिशन है, इसके बाद कर दिया गया, और यह वर्ब है, इसके बाद कर दिया गया, तो वह हमेशा किस केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। यह बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब कह रहा है डिफरेंस बिटवीन पोसेसिव एडजेक्टिव एंड पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन में अंतर क्या होता है, चाहिए देखते हैं। एक तरफ पोसेसिव एडजेक्टिव लिखा है, दूसरे तरफ पोसेसिव प्रोनाउन लिखा है। यहाँ कह रहा है पोसेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन का प्रयोग होता है, यानी कि जितने भी पोसेसिव एडजेक्टिव आपको इसके पहले बताए हैं उसके साथ किसका प्रयोग होता है, नाउन का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल में दिया है दिस इज माई बुक, तो माई क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है आई का, तो माई के साथ क्या लगा है, नाउन तो लगा है। तो यहाँ जाहिर सी बात है, दिख रहा है कि पोसेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन लगा है, तो वही कह रहा है पोसेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन का प्रयोग होता है। दूसरा कह रहा है पोसेसिव प्रोनाउन, तो पोसेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन का प्रयोग नहीं होता है। पोसेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन का प्रयोग इसलिए नहीं होता है क्योंकि पोसेसिव प्रोनाउन में ऑलरेडी नाउन जुड़ा होता है। जैसे हम जिस नाउन की बात कर रहे होते हैं वही नाउन पोसेसिव प्रोनाउन में जुड़ा रहता है। यदि यह दिस बुक इज माइन, यह बुक, यह किताब हमारा किताब है, ठीक है ना। इसका मतलब है माइन में नाउन जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे दोबारा किताब की बात हो रही है, यह किताब मेरा किताब है। आइए आगे समझते हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव में वर्ब सिंगुलर या प्लुरल कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जो पोसेसिव एडजेक्टिव होता है ना, उसमें वर्ब जो होता है ना सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, दोनों में से कोई एक। लेकिन पोसेसिव प्रोनाउन जो होता है ना, उसमें वर्ब हमेशा क्या होता है, सिंगुलर ही प्रयोग होता है, प्लुरल नहीं प्रयोग होता है। जैसे यहाँ दिया है माई फ़ोन इज ए न्यू फ़ोन, ठीक है, मेरा फ़ोन एक नया फ़ोन है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सिंगुलर भी प्रयोग हुआ है। फिर एक और एग्जांपल लेंगे तो प्लुरल भी हो जाएगा। लेकिन पोसेसिव प्रोनाउन जो होता है उसमें वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होता है। जैसे माइन इज ए न्यू फ़ोन, ठीक है, मेरा फ़ोन एक नया फ़ोन है, तो नाउन में ऑलरेडी क्या है, नाउन जुड़ा हुआ है। अब कह रहा है पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। तो पोसेसिव एडजेक्टिव जो होता है ना, देखिए माई है ना, माई का प्रयोग जो है कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं हुआ है। यहाँ आप कहेंगे सर यहाँ तो हुआ है, लेकिन माई यहाँ पे अकेले नहीं है, माई के साथ क्या है, फ़ोन भी लगा हुआ है। अगर फ़ोन हटा दिया जाए और केवल पूछिए लिखिए माई इज ए न्यू फ़ोन, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ नाउन लगा रहेगा तभी यह सब्जेक्टिव केस में होगा। लेकिन जो पोसेसिव प्रोनाउन होता है ना, उसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ माइन है ना, माइन के बाद कोई नाउन तो प्रयोग हुआ नहीं है, इसीलिए क्या है, माइन में नाउन ऑलरेडी जुड़ा है, इसलिए यहाँ कह रहा है माइन इज ए न्यू फ़ोन हो जाएगा, ठीक है। तो पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग क्या है, सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ तक आप पर्सनल प्रोनाउन को अच्छे से समझ सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे नंबर 9 लिखा है या नंबर 2 रहेगा, जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बताते हैं। तो यहाँ कह रहा है जब सेल्फ लगा हुआ प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के बाद होता है तो वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। इसके कहने का मतलब है कोई सेल्फ लगा हुआ प्रोनाउन, जो कि पहले वाले जो आर्डर प्रोनाउन का बता रहे थे उसमें सेल्फ लगा हुआ प्रोनाउन भी आया था। इसमें कह रहा है जब सेल्फ लगा हुआ प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के बाद होता है तो वह क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। इसकी यही पहचान होती है। जैसे सी कट्स हर सेल्फ हर फिंगर, ठीक है, उसने स्वयं अपनी उंगली काटी, ठीक है ना। सी कट्स हर सेल्फ HERSELF हर फिंगर, उसने स्वयं अपनी उंगली काटी। तो जहाँ कोई करता स्वयं अपने कार्य को कर रहा होता है ना, तो वही क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, ठीक है ना। वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा, वो करता खुद ही होगा, अपना खुद ही करेगा काम और खुद पर ही काम करेगा, ठीक है। और दूसरा आता है आई विल डू माई सेल्फ दिस वर्क, ठीक है, मैं अपना यह कार्य अवश्य करूँगा, ठीक है ना।
यहाँ यह व्यक्ति कह रहा है कि मैं अपना कार्य स्वयं करूँगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार यहाँ भी स्वयं की बात हो रही है, तो जहाँ स्वयं की बात यानी निजता की बात होगी वहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पर, ठीक है। यहाँ पे जो तीसरा हो जाएगा वह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है। आइए देखते हैं यह क्या काम करता है। तो निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उसे निश्चयात्मक सर्वनाम यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत दिस, दैट, दीज, दोज, यही सारे जो है यही चार ही आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के पास। और इनका काम क्या होता है, ये निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का क्या करते हैं, निश्चयात्मक बोध कराते हैं, यानी कि वहाँ कोई व्यक्ति है तो वही व्यक्ति है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। आइए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल पहला दिया है ना, दिस इज माई पेन, यह मेरा कलम है, यानी कि यह व्यक्ति निश्चित यहाँ कर रहा है कि यह मेरा ही कलम है, किसी दूसरे का कलम नहीं है। दूसरा दिया है दैट इज माई पेन, वह मेरा पेन है, वह पेन जो है किसका है, मेरा ही है, किसी दूसरे का नहीं है। तो यहाँ पर दिस जो है निश्चय यानी कि जो निकट का वस्तु है उसका बोध करा रहा है, और दैट वह का मतलब वस्तु जो है कुछ दूरी पे है, इसीलिए यहाँ दैट का प्रयोग हुआ है। तो यह दैट जो है दूर की वस्तु का बोध करा रहा है। यहाँ दिया है दीज आर माई बुक्स, ये सब मेरी किताबें हैं। इसका मतलब है जो किताबें हैं व्यक्ति के आसपास है, और व्यक्ति जो है संकेत कर रहा है कि ये सब किताबें जो हैं मेरी ही हैं, किसी दूसरे की नहीं हैं। तो इसीलिए निकट के लिए दीज का प्रयोग किया गया है, और किस में किया गया, प्लूरल में किया गया है। अब कह रहा दोज आर माई बुक्स, वे सब मेरी किताबें हैं, यानी कि किताबें जो हैं पास में नहीं हैं, दूर हैं, और कोई व्यक्ति जो है संकेत कर रहा है कि वे सब किताबें जो हैं मेरी हैं, ठीक है ना। तो आते हैं दिस और दैट जो होता है ना वह सिंगुलर में प्रयोग किया जाता है, जबकि दिज और दोज जो होता है ना वह प्लूरल में प्रयोग होता है। अब दिस और दिज जो होता है ना वह निकट की वस्तु का बोध कराता है। देखिए यहाँ दिस जो है निकट लिखा है, और दिज भी क्या है, निकट की वस्तु लिखा है। लेकिन दैट और दोज जो होते हैं दूर की वस्तु का बोध कराते हैं। तो देखिए दैट जो है दूर की वस्तु का बोध करा रहा है, और दोज जो है दूर की वस्तु की बोध करा रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर दिस और दैट को क्या बताया गया, सिंगुलर बताया गया है, ये सिंगुलर होंगे, और उनके साथ वर्ब भी क्या प्रयोग होगा, सिंगुलर ही होगा। लेकिन यहाँ दीज और दोज क्या बताया गया है, प्लूरल बताया गया है, और इनके साथ वर्ब जो प्रयोग होगा ना वह प्लूरल ही प्रयोग होगा। आइए नीचे कुछ नोट लिखा है, कह रहा है सिंगुलर नाउन रिपीटेशन में दैट आप का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई दो नाउन है वह रिपीट कर रहा है तो उसमें क्या करेंगे, किस नाउन का प्रयोग करेंगे, दैट आप का प्रयोग करेंगे। और दूसरा कर रहा है प्लूरल नाउन रिपीटेशन में दोज आप का प्रयोग करते हैं। जैसे कभी कभी एग्जाम में सुपर टेट में या टेट में पूछ देता है कि दैट आप का प्रयोग कहाँ किया जाता है और दोज आप का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो दो एग्जाम्पल दिया है, इसके माध्यम से समझते हैं। कह रहा है द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर दैन दैट ऑफ दिल्ली, ठीक है ना। तो यहाँ पे दैट ऑफ का मतलब किससे लिया गया है, क्लाइमेट से लिया गया है, ठीक है ना। यहाँ कह रहा है पुणे का वातावरण, ठीक है ना, बढ़िया बढ़िया किसके वातावरण से, दिल्ली के वातावरण से, ठीक है ना। तो यहाँ क्लाइमेट जो है रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्लाइमेट को क्लाइमेट ना लिख के दैट ऑफ का प्रयोग किया गया है। द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर दैन दैट ऑफ दिल्ली, यानी कि पुणे का वातावरण दिल्ली के वातावरण से क्या है, बढ़िया है। अब दूसरा ये जो है आपका सिंगुलर में है, तो सिंगुलर नाउन रिपीटेशन में किसका प्रयोग हुआ है, दैट ऑफ का प्रयोग हुआ है। अब एक आते हैं प्लूरल नाउन में रिपीटेशन में। एग्जाम्पल दिया है द रिवर्स ऑफ अमेरिका आर लार्जर दैन दोज ऑफ यूरोप, ठीक है ना। यहाँ अमेरिका की नदियाँ जो हैं यूरोप की नदियों से क्या हैं, बड़ी हैं। यहाँ नदियाँ जो है यहाँ पे क्या रिपीट हो रही हैं, लेकिन नाउन को रिपीटेशन में नाउन रिपीट नहीं करते हैं, उसके स्थान पे प्लूरल के लिए दोज ऑफ का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ दिया द रिवर्स ऑफ अमेरिका आर लार्जर दैन दोज ऑफ यूरोप, यानी कि अमेरिका की नदियाँ यूरोप की नदियों से क्या हैं, बड़ी हैं, ठीक है। अब नोट में कुछ नीचे भी कुछ लिखा है, आइए देखते हैं। कह रहा है वर्ब से पहले सब्जेक्ट तथा वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। ये तो जाहिर सी बात है, सेंटेंस में आपको पढ़ाया जा चुका है कि अगर वर्ब है तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है ना। अब आइए आपको चौथा प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में बताने चल रहे हैं, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हिंदी में विभाग सूचक सर्वनाम भी कहा जाता है।
जैसे यहाँ लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसी एक व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करते हैं, अतः इसका प्रयोग सदैव एक वचन में ही किया जाता है। और वर्ब भी क्या होता है, सिंगुलर यानी एक वचन ही होता है। यानी कि कहीं भी आपको किसी एक व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करते हुए दिखे तो वहाँ समझ जाइएगा कि वहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। और उसके साथ वर्ब जो है किसका प्रयोग होना चाहिए, सिंगुलर का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की भी कुछ पहचान होती है। जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की पहचान क्या थी, उसमें दिस, दैट, दिज और दोज का प्रयोग हो रहा था। उसी प्रकार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होता है इसमें ईच, आइदर, एनी, नाइदर, नन को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। इनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब या आप मिलना चाहिए। यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं ईच, आइदर, एनी, नाइदर, नन, ठीक है ना, इनके तुरंत बाद क्या मिलना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब या आप मिलना चाहिए, ठीक है ना, तभी ये क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होंगे। अब आइए देखिए इनका प्रयोग कैसे होता है। तो ईच जो होता है ना, दो व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग होता है। यानी कि जब दो व्यक्ति या वस्तु के बीच बात हो रही है तो इसका प्रयोग करेंगे, ईच का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जब दो में से किसी एक व्यक्ति या वस्तु के लिए बात होगी ना तो आइदर का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब दो व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में बात हो रही है तो इसका प्रयोग कर दीजिए। अगर दो व्यक्ति हैं और उन दोनों व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति के या एक वस्तु के लिए बात हो रही है तो आइदर का प्रयोग कर दीजिए, ठीक है ना। और एनी जो है दो से अधिक में से किसी एक के लिए, मान लीजिए कहीं पे दो से अधिक लोग इकट्ठा हैं और उनमें से किसी एक के बारे में बात हो रही है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, एनी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब नीचे दिया है नाइदर, ठीक है ना, दो में से किसी एक के लिए, किसी के लिए भी नहीं, अगर दो व्यक्ति हैं और उनमें दोनों के लिए भी नहीं बात हो रही है तो वहाँ किसका प्रयोग करेंगे, नाइदर का प्रयोग करेंगे। फिर नीचे दिया है नन दिया है, ठीक है ना। नन क्या कह रहा है देखिए, तो दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु में से कोई नहीं, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ तो दो में से किसी के लिए भी नहीं था तो नाइदर का प्रयोग कर दिया, लेकिन अगर दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु हैं और उनमें से किसी के भी बारे में बात नहीं हो रही है तो वहाँ किसका प्रयोग करेंगे, नन का प्रयोग करेंगे। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कह रहा है ईच शुड रिस्पेक्ट हिज एल्डर, यानी कि प्रत्येक को अपने से बड़ों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ ईच का प्रयोग किया गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपने से बड़ों का यानी कि एक का बात तो हो नहीं रहा, एक से अधिक का बात हो रहा है ना, यानी कि दो हो सकते हैं, ठीक है ना। अब कह रहा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ प्रयोग होने वाला नाउन सदैव क्या होता है, प्लुरल होता है। यानी कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा ना, इनके साथ जो प्रयोग होगा ना नाउन, उसके साथ क्या प्रयोग होगा, किस नाउन किस में रहेगा, प्लुरल में रहेगा। तो सबसे पहले तो नोट में बताए थे कि ईच के बाद क्या है, आप होना चाहिए या हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। तो देखिए यहाँ आपका प्रयोग हुआ है ना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद, और कह रहा है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद जो नाउन लगा रहेगा वह किस में रहेगा, प्लुरल में रहेगा, ठीक है ना। यहाँ नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है ना। देखिए सॉरी, यहाँ भी नाउन दिया है तो यहाँ भी क्या है, प्लुरल ही है। कह रहा ईच ऑफ बॉयज हैज़ फिनिश हिज वर्क, ठीक है ना। प्रत्येक लड़कों ने क्या किया, अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं, ठीक है ना। प्रत्येक लड़के अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा नॉन ऑफ दीज थ्री गर्ल्स हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, ठीक है ना। इनमें से, ठीक है ना, इनमें से तीनों लड़कियों में से किसी ने भी क्या किया, अपना वर्क यानी कि काम समाप्त नहीं किया है, ठीक है ना। तो यहाँ तीन के बारे में बात हो रही है, दो से अधिक के बारे में तो नन का प्रयोग हो गया है, ठीक है ना। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद आप या हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, ठीक है। और इनके पास यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद जो नाउन प्रयोग हो रहे हैं वह किस में होना चाहिए, प्लुरल में होना चाहिए, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको समझ आया होगा। आइए पाँचवा नंबर, सॉरी यहाँ छः लिखा है, 5 नंबर रहेगा। पाँचवा जो होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ कह रहा है कि यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, जब WH टाइप वर्ड प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाए, ठीक है ना। जब WH टाइप वर्ड प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाए तो वे क्या होंगे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन होंगे। जैसे हु, हुम, हुज, विच, वाट, ठीक है ना। ये सभी कौन से वर्ड हैं, इंटरोगेटिव वर्ड हैं, ठीक है ना। इनको WH टाइप इंटरोगेटिव वर्ड कहा जाएगा और इनके साथ क्या प्रयोग होगा, हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगा। तो ये क्या कहलाएंगे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। जैसे यहाँ दिया हु आर यू, आप कौन हो, तो देखिए हु जो है क्या इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, इसके तुरंत बाद क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब भी आ गया है। दूसरा कह रहा है
होम डिड यू लाइक मोस्ट, ठीक है, आपको कौन सबसे अधिक पसंद करता है। तो यहाँ देखिए होम जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, इसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब डिड आ गया है, तो यह दोनों क्या हो जाएंगे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। इस तरह के और भी एग्जाम्पल अगर कहीं आपको देखने को मिले तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि यह कौन सा प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। अब सातवां कह रहा है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना, यह सातवां सॉरी छठवां है, छठवां जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, या नंबर 7 डाला गया है। कह रहा है ऐसा प्रोनाउन जो दो वाक्यों को जोड़ने में मदद करता है, ठीक है, ऐसा प्रोनाउन जो दो वाक्यों को जोड़ने में मदद करता है वह क्या कहलाता है, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे हु, हुम, हुज, विच, वाट प्लस नाउन आर प्रोनाउन, ठीक है, यहाँ नाउन आर प्रोनाउन लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे कि सर हु, हुम, हुज, विच, वाट तो इंटरगेटिव प्रोनाउन है, लेकिन अगर इंटरगेटिव प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं तभी जाके वे इंटरगेटिव प्रोनाउन होंगे। यानी कि इंटरगेटिव वर्ड जो है ना, अगर सब्जेक्ट के बीच में काम कर रहे हैं, यानी कि सबसे पहले आ जा रहे हैं, यानी कि सब्जेक्ट के स्थान पे काम कर रहे हैं इंटरगेटिव वर्ड, तो वे इंटरगेटिव प्रोनाउन होंगे। लेकिन अगर यही इंटरगेटिव वर्ड जो है बीच में, यानी कि दो सेंटेंस को या फिर दो वर्ड को जोड़ने का काम कर रहा है ना, तो वे क्या हो जाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। देखिए जैसे एग्जांपल दिया है, आई हैव फाउंड द कार, मैंने उस कार को पा लिया, विच आई लॉस्ट, जिसको मैंने खो दिया था, ठीक है ना। तो यही विच अगर यहाँ पे रहता तो यह इंटरगेटिव प्रोनाउन हो जाता, लेकिन यही विच जो है इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। और रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इसका काम ही होता है दो वाक्यों को जोड़ने का, ठीक है ना। तो यहाँ पे विच जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, रिसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएगा, सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। अब नोट में कह रहा है इसमें हु या हुम का प्रयोग सजीव के लिए किया जाता है। तो जो हुम और हु और हुम दिया है ना, इसका प्रयोग सजीवों के लिए किया जाता है। यानी कि जब किसी सजीव व्यक्ति के बारे में बात किया जाएगा तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, हु या हुम का। करा विच या वाट का प्रयोग निर्जीव के लिए, यानी कि लाइफलेस थिंग्स के लिए किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे कार क्या है, कार जो है लाइफलेस थिंग्स है, इसीलिए यहाँ पे किसका प्रयोग किया है, विच का प्रयोग किया है, ठीक है ना। और कह रहा हुज का प्रयोग जो है सजीव या निर्जीव पर अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। यानी कि जो हुज होता है ना, उसका प्रयोग सजीव हो या निर्जीव हो उस पर क्या करने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आइए रिलेटिव प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया है, ही इज़ द बॉय हु मीट मी इन द मार्केट, ठीक है ना। वह वही लड़का है जो, यहाँ अर्थ जो है जो निकलेगा, मुझे कहाँ मिला था, इन द मार्केट, बाजार में मीट मिला था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हु जो है दो सेंटेंस को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है, हु का प्रयोग किया गया है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, हाँ ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है, ही इज़ द बॉय हुम आई मेट इन द मार्केट, ठीक है ना। यह वही लड़का है हुम आई मेट, जिसको मैं मिला था कहाँ पे, इन द मार्केट, ठीक है ना। तो यहाँ हु का तात्पर्य जो से प्रयोग हुआ है, सेंटेंस वही है। यहाँ हुम का प्रयोग जो है जिससे का, जिससे से निकला है, ठीक है ना। और यहाँ हु का प्रयोग जो के रूप में, हुम का प्रयोग जिससे के रूप में हुआ। अब आइए समझते हैं, उसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है ना। यहाँ जो का प्रयोग जो है ना सब्जेक्टिव केस में दिया है, ठीक है ना। यहाँ जो का प्रयोग सब्जेक्टिव केस में दिया है, इसीलिए हु के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट आया। हु जो है सब्जेक्टिव केस में है, उसके बाद वर्ब आ गया है, वर्ब के तुरंत बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, हुम का प्रयोग जो है ऑब्जेक्टिव केस में किया गया है, इसीलिए हुम जो है ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस इसको छोड़ते हैं, फिर सब्जेक्टिव केस आएगा, आई आएगा, ठीक है ना। आई के बाद वर्ब आएगा, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, फिर से क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसमें बारीकी से समझने वाली चीज़ यह है कि हु जो है यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, इसीलिए हु के बाद वर्ब आया है, फिर ऑब्जेक्ट आ गया है। और यहाँ पे हुम जो है वह क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग हुआ है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया है, फिर वर्ब आया है, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया है, ठीक है ना। अब ये देखिए हु का प्रयोग क्या है, हु का प्रयोग जो है सजीवों के लिए किया गया है, ठीक है ना, हु या वाट का प्रयोग, समझ आया। अब कह रहा है तीसरा, ही इज़ द बॉय हुज फादर इन ए मिनिस्टर, यह वही लड़का है जिसके पिता क्या हैं, एक मंत्री हैं। तो यहाँ हुज का प्रयोग क्या है, अधिकार दिखाने के लिए किया गया, सजीव या निर्जीव पर, ठीक है ना। तो अब चौथा है, दिस इज द कार हुज कलर इज रेड, ठीक है, यह वही कार है जिसका रंग लाल है, ठीक है ना। तो यहाँ हु, हुम, हुज, हुज
ये सभी क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, जो दो वाक्यों को क्या कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं। और फिर पांचवा कह रहा है दिस इज द चेयर विच आई परचेज फ्रॉम कोलकाता। यह वही कुर्सी है जो मैंने कोलकाता से ख़रीदा था, ठीक है ना। यह पास्ट टेंस में है, तो ख़रीदा था, ठीक है ना। यह वही कुर्सी है जिसको मैंने कोलकाता से ख़रीदा था। यहाँ विच जो है क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। इसीलिए इसके बाद क्या सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आ गया है, ठीक है ना। अब अगला एग्जाम्पल है दिस इज़ द बुक विच इज़ वेरी नॉलेजेबल। यह वही किताब है जो बहुत क्या है, ज्ञान योग्य है, जानकारी योग्य है, ठीक है ना। यहाँ विच का प्रयोग क्या है, यहाँ सब्जेक्टिव केस में हो गया है, इसलिए विच के बाद क्या है, वर्ब आ गया है, ठीक है ना। तब पहचान कैसे करते हैं कि यह सब्जेक्टिव केस में है कि ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। यदि भी इसके बाद तुरंत वर्ब आ गया, तब वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, तो आप बस इसको पहचान जाएंगे कि यह सब्जेक्टिव केस में है। अगर मान लीजिए विच है, विच के बाद वर्ब नहीं आया तो समझ जाएंगे, कोई प्रोनाउन आ गया तो समझ जाएंगे आप यह ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। बहुत ही आसान है इसको समझना। यहाँ भी देखिए हुज है और हुज है, ठीक है ना। तो यहाँ भी क्या हो जाएंगे, शायद ये सब्जेक्टिव केस में ही, ऑब्जेक्टिव केस में ही होंगे, क्योंकि इसके बाद नाउन आया, ठीक है, वर्ब आया नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो है हुम के पहले, हुम के बाद क्या है, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आया होता तो सब्जेक्टिव केस में होता, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है। और हु जो है किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में, क्यों, क्योंकि इसके बाद वर्ब आ गया है, ठीक है। तो इस प्रकार आप रिलेटिव प्रोनाउन को भी समझ सकते हैं। उम्मीद है आपको टाइप्स ऑफ प्रोनाउन अच्छे से समझ आया होगा, और आप इसका नोट्स बना सकते हैं और अच्छे से कॉपी पे लिख सकते हैं। उसके बाद आप अगर तैयारी करते हैं तो आप अच्छे नंबरों से एग्ज़ाम को पास कर लेंगे। धन्यवाद। आप अपने लक्ष्य में जल्दी सफल हों।